हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन जिसका नाम है विलियन को कवर करने वाले हैं। और देखिए विलियन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो विलियन में हम लोग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे, है ना। विलियन में हम लोग क्या कवर करेंगे, वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को कवर करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और देखिए आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, देखिए आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम लोग और अच्छी वीडियोज़ प्रोड्यूस कर सकें, है ना। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में ये वीडियोज़ बहुत हेल्प करने वाली है ना। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं ना, आप लोग 5 मिनट 10 मिनट देख करके वीडियो को छोड़ दे रहे हैं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और जो भी मटेरियल इसमें बताया जा रहा है आप उसको नोट डाउन भी करने की कोशिश कीजिए। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो फर्स्ट पॉइंट इज़, किसी विलयन का वाष्प दाब होता है यानी वेपर प्रेशर। वाष्प दाब को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। किसके बराबर होता है, तो वेपर प्रेशर बराबर होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम। हमेशा याद रखिए, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विलयन में विलय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को कहते हैं हम लोग क्या, मोल फ्रैक्शन, है ना। मोल फ्रैक्शन किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है, चलिए हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे, एज यूजुअल हम लोग करते आए हैं पहले से ही, मोल फ्रैक्शन को समझेंगे और फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पे आएंगे। तो मोल फ्रैक्शन क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन कहता है कि किसी विलयन के घटकों के मोल प्रभाज, किसी विलयन के घटकों के मोल प्रभाज उनके कुल मोल, उनके मोलों की संख्या, यानी कि जिस घटक का हम लोग निकालना चाहते हैं, यानी घटक के मोलों की संख्या, घटक के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या होता है। यानी कि उनके घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो कुल मोलों की संख्या यहाँ होगा हमारे पास, कुल मोलों की संख्या। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास सॉल्यूट है और सॉल्यूट के मोलों की संख्या हमारे पास है n, सॉल्यूट और कैपिटल N है, ये किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए, है ना। ये सॉल्वेंट के मोलों की संख्या है। चलिए अगर मान लीजिए हमें मोल प्रभाज निकालना है किसका, सॉल्यूट का, तो मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से डिनोट करते हैं और x यहाँ लिखेंगे बेस में सॉल्यूट। और कैसे निकालेंगे, तो कह रहा है घटक के मोलों की संख्या, तो कितनी इसकी माने हमने स्मॉल n अपॉन कुल मोलों की संख्या, तो दोनों को जोड़ देते हैं n प्लस कैपिटल N, ठीक है। और फिर कह रहा है सॉल्वेंट के लिए कैसे निकालना है, तो S सॉल्वेंट इक्वल टू n, यानी कैपिटल N माना हमने इसका, n प्लस कैपिटल N। चलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान से देखिए कैसे कह रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मिलीग्राम लीटर पर लीटर किसके बराबर होता है, तो 1 मिलीग्राम पर लीटर, यहाँ पे क्या कह रहा है, मिलीग्राम पर लीटर, है ना, मिलीग्राम पर लीटर। अब यहाँ पे हमारे पास एक टर्म दिया है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर होगा, लेकिन कैसे होगा ये समझ लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पीपीएम का फुल फॉर्म जानते हैं, पीपीएम, पीपीएम मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, है ना, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब ये कह रहा है कि 1 मिलियन का कितना पार्ट, ठीक है। तो इसका हम लोग मतलब समझते हैं, ये कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन मिलीग्राम, यानी कि विलय की मात्रा किस में, मिलीग्राम में, है ना, मिलीग्राम में होनी चाहिए, मिलीग्राम, है ना, मिलीग्राम में वह मात्रा विच इज डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, वह मात्रा जो 1 लीटर विलियन में क्या हो, घुला हुआ हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पीपीएम कहते हैं। तो देखिए मिलीग्राम में तो ऑलरेडी दिया हुआ है इसका अमाउंट और लीटर में घुला हुआ है, पर लीटर कह रहा है,
तो इसलिए ये क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी कि किसी गैस की विलायक में विलेयता का समीकरण क्या है। तो गैस की विलायक में विलेयता हम लोग समझते हैं, गैस की विलायक में विलेयता है ना, विलायक में विलेयता है ना। तो द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट, इसके लिए इक्वेशन किसने दिया है ना, और इसके रिलेटेड पॉइंट्स कौन कौन से हैं जिसे हमें याद रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे हेनरी का नियम है ना, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या कहता है। तो हेनरी का नियम कहता है कि किसी दिए गए टेम्परेचर पर, यानी T इक्वल टू गिवन है ना, किसी दिए गए टेम्परेचर पर गैसों की विलायक में विलेयता, यानी द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन द सॉल्वेंट, यानी कि इसको क्या है, ये सोल्युबिलिटी है, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन सॉल्वेंट है ना, ये सोल्युबिलिटी है। विलेयता क्या होता है, उनके आंशिक दाब के समानुपाती होते हैं। यानी मान लेते हैं यहाँ पे पी क्या है, पी है हमारा वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, समानुपाती होता है। चलिए इस टर्म को हम लोग लिखते हैं। तो एस क्या है, एस यानी सोल्युबिलिटी, और सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वेपर प्रेशर यानी पी के। इस नियम को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर यानी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, सोल्युबिलिटी के। अगर हम लोग मान लेते हैं, चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक और कंडीशन देखते हैं। मान लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है वो मोल फ्रैक्शन यानी एक्स के द्वारा इंडिकेट किया जा रहा है ना, सॉल्युबिलिटी किसके द्वारा इंडिकेट किया जा रहा है, तो एक्स यानी मोल फ्रैक्शन के द्वारा इंडिकेट किया जा रहा है। और किसके लिए कह रहा है, किसी गैस की विलेयता है विलायक में, यानी एक्स यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग ए, और ए किसके लिए इंडिकेट कर रहा है, गैस के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो एक्स ए, और इसको इक्वेशन को हम लोग और बढ़िया से लिखें तो ये हो जाएगा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाएंगे, तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया हमने के एच, और ये एक्स हो गया हमारे पास। ठीक है, एक्स हमेशा याद रखिए ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, अब के एच आ गया, के एच का क्या मीनिंग है, तो के एच का मीनिंग होता है हेनरी नियतांक, यानी हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, हेनरी नियतांक। तो ये था हेनरी का नियम, और हेनरी के नियम से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है के एस इक्वल टू के अपॉन पी एक्स, यहाँ पे समझ लेते हैं एक्स इक्वल टू, समझेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन के एच है ना, पी अपॉन के एच। किसमें दिखाई दे रहा है ऐसा, एक्स इक्वल टू पी अपॉन के एच, एस इक्वल टू के अपॉन पी एक्स, एक्स इक्वल टू के अपॉन पी एक्स, ये भी हो सकता है हमारा रिलेशन सही। सो आप ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ओके, अब हम लोग समझते हैं हेनरी के नियम का उपयोग क्या होता है, यानी एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ओके, एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका एप्लीकेशन किया जाता है जो सोडा वाटर होता है ना, सोडा वाटर है ना, सोडा वाटर में यानी कोल्ड ड्रिंक्स है ना, इसमें क्या किया जाता है, सोडा वाटर में आप देखे होंगे कि सोडा वाटर का जो बॉटल है ना, उसके अंदर एक गैस भरी रहती है, जो गैस कौन सी होती है, CO2 होती है। और CO2 गैस को भरते समय हाई प्रेशर पर बंद किया जाता है ना, और जैसे ही हम लोग उसको ओपन करते हैं, उसके कैप को ओपन करेंगे, वैसे ही वो लिक्विड जो है अंदर से वो तेज़ी से बाहर आता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि उसमें CO2 गैस एट अ हाई प्रेशर क्लोज किया गया रहता है, बंद किया गया रहता है ना। चलिए, ये तो फर्स्ट एप्लीकेशन था। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, तो सेकंड एप्लीकेशन है हमारा सी डाइवर्स, यानी सी जो डाइवर्स होते हैं समुद्री गोताखोर, वो भी इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर जो लेके जाते हैं अपने वो पीठ पे है ना। तो उस ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा रहता है, और उस ऑक्सीजन में भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें भी इसका हेनरी का कांस्टेंट, हेनरी का जो लॉ है ये अप्लीकेबल है। ठीक है, इस तरीके से एप्लीकेशन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग रिमाइंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ
वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर ये क्या होता है। तो ये पहले हम लोग इसको समझेंगे। देखिए, इसको समझने से पहले, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर को प्रेशर को समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, ठीक है। अभी मैं बता दूं एग्जाम की दृष्टि से, ये ना इस बार के लिए एकदम VVI है, इसको VVI समझ लीजिए। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आने वाला है डेफिनेटली। चलिए राउल्ट का नियम समझते हैं। राउल्ट का नियम कहता है कि किसी विलयन के ऊपर विलायक का वाष्प दाब, है ना, किसी विलयन के ऊपर विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर। वाष्प दाब क्या होता है। तो वाष्प दाब मैंने पहले ही बताया कि किसी कंटेनर में जो एक सॉल्यूशन है उसको अगर हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, कंटेनर के वॉल्स पे प्रेशर लगाते हैं, और इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं, ठीक है। तो वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हम लोग मान लेते हैं। सॉल्यूशन का वाष्प दाब कितना, PS मान लेते हैं, S फॉर सॉल्यूशन। एंड शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हम लोग मान लेते हैं, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब इक्वल टू P0। तो कह रहा है कि किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन में विलायक के मोल प्रभाज, विलयन में विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल फ्रैक्शन, इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, इसको हम लोग मान लेते हैं x1, ठीक है। तो इसके गुणनफल के बराबर होता है, यानी PS जो है वो किसके गुणनफल के बराबर है, तो P0 इंटू x1 के बराबर है। चलिए इस समीकरण को हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये P0 को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो x1 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास PS अपॉन P0, ठीक है। दोनों तरफ 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस x1 इक्वल टू 1 माइनस PS अपॉन P0। एलसीएम लेंगे इसका तो कितना हो जाएगा हमारे पास, चलिए इधर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस x1 इक्वल टू P0 माइनस PS अपॉन P0। ये देखिए ये आ गया हमारे पास क्या, ये आ गया हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यही आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं 1 माइनस x1 क्या कहता है। 1 माइनस x1 ये कहता है कि 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अभी हमने बताया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है, x1 इक्वल टू होता है कैपिटल N अपॉन N प्लस N, ठीक है। और सॉल्यूट का कितना बताया था, स्मॉल n अपॉन N प्लस N। अब ज़रा चेक करते हैं कि 1 माइनस x1 कितना होता है। तो यहाँ पे हम लोग 1 माइनस कर लेते हैं, 1 माइनस N अपॉन N प्लस N, ये इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास N प्लस N, और ये हो जाएगा N प्लस N माइनस कैपिटल N फॉर N कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा N अपॉन N प्लस N। और ये किसके बराबर है, ये बराबर है x2 के, यानी कि हमारे इक्वेशन में एक रिप्लेसमेंट मिल गया, x2 इक्वल टू P0 माइनस PS अपॉन P0। यानी कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये बराबर होता है मोल फ्रैक्शन, हमेशा याद रखिए यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना, यानी विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है क्या, आपेक्षिक वाष्प का अवनमन, है ना। ये किसके बराबर होता है, विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। अभी तो आपको ऑप्शन नंबर बी मिल गया। इस टाइप का क्वेश्चन और भी पूछा जाता है न्यूमेरिकल्स में। ओके, तो आपको राउल्ट का नियम बिल्कुल भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करते हैं, इसको डिफाइन करके, है ना। तो डिफाइन करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं पहले, फिर हम लोग डिफाइन करते हैं कि आपेक्षिक वाष्प का, आपेक्षिक यानी कि रिलेटिव लोअरिंग, ये भी आपको 2 नंबर में पूछ सकता है, ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या होता है। तो ये कह रहा है कि किसी
विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक यानी कि रिलेटिव लोअरिंग, आपेक्षिक अवनमन, उसमें उड़नशील, उड़नशील यानी उड़नशील कहते हैं हम लोग, याद रखिए, वोलेटाइल है ना, उड़नशील विलयन, सॉरी उड़नशील कहते हैं हम लोग नॉन वोलेटाइल को, है ना। उड़नशील विलय के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, विलय के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है ना। ये परिभाषा आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। अभी मैं लिख देता हूँ, एग्ज़ाम में आने वाला ही है, डेफिनेटली आने वाला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राउल्ट का नियम है। अभी हमने राउल्ट का नियम क्या पढ़ा था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्वेंट, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी x2 के सॉरी x1 माना था हमने वहाँ पे, तो ऐसा हमने इक्वेशन पाया था। अब जरा इससे सिमिलर इक्वेशन देखिए कौन सा है, तो इससे सिमिलर इक्वेशन है ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी वेरी वेरी करेक्ट। ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, और ये कह रहा है कि आदर्श विलयन के लिए क्या कंडीशंस हैं। तो आदर्श विलयन को सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आदर्श विलयन होता क्या है। आदर्श विलयन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ओके, आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या कहता है आदर्श विलयन, कि दोज सॉल्यूशन, वैसे विलयन, दोज सॉल्यूशंस विच ओबेज राउल्ट्स लॉ, है ना, राउल्ट्स लॉ का जो पालन करते हैं उनको क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। चलिए एक पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आदर्श विलयन ना एक्चुअली में होते ही नहीं है ना, दे आर नॉट अ रियल सॉल्यूशंस, है ना, ये रियल सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, बट दे आर इमेजिनरी, कि ऐसा कंडीशन होगा तो इस प्रकार के सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, इसके लिए आदर्श विलयन को हम लोग थोड़ा सा और स्पेसिफाई करते हैं ना, तो इसको हम लोग और थोड़ा सा डिफाइन करते हैं ना। तो ये कहता है कि दो द्रव है हमारे पास, मान लीजिए 2 लिक्विड, सपोज हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं ए और बी, और दोनों को मिलाने पर अगर जो बना विलयन है न्यू सॉल्यूशन हमें बनेगा। इस सॉल्यूशन में, नए विलयन में, है ना, अगर इनके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसको आदर्श विलयन कहेंगे। अगर इनके इंथाल्पी में, इंथाल्पी मतलब टेम्परेचर में यानी हीट में कोई चेंज नहीं होता है तो भी इसको क्या कहेंगे हम लोग, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, याद रखिए। आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए वॉल्यूम में नो चेंज होना चाहिए और हीट में भी नो चेंज होना चाहिए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। ओके, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सही है, बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अभी हमने ये पता किया था कि पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए इसके बराबर हमारा किसके आया था, x2 के बराबर आया था, और x2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला ड्रॉ किया था, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला ड्रॉ किया था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास आ गया पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। समझ में आया कैसे हुआ करेक्ट। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि ये हो गया हमारे पास क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, है ना।
BP है ना। उन्नयन मीन्स इंक्रीज है ना, जब भी उन्नयन कहता है तो इंक्रीज समझिएगा, और अवनमन कहता है यानी कि डिक्रीज। अवनमन मतलब डिक्रीज। तो कितना उन्नयन हुआ ये निकालना है। तो ये कह रहा है कि सांद्रण के सीधा सीधा क्या होता है, ये समानुपाती होता है ना। किसी भी तनु विलयन के लिए क्या होता है, ये सांद्रण के लिए सीधा समानुपाती होता है। चलिए इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा और स्पेसिफिक होते हैं, और हम लोग सबसे पहले समझते हैं इसको, पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या समझेंगे, अणु संख्या गुणधर्म। और देखिए मैं अभी बता देता हूँ, ये भी आपके एग्जाम के लिए VVI एकदम यहाँ से एक प्रश्न आपको पूछेगा ही, अणु संख्या गुणधर्म है ना। अणु संख्या गुणधर्म, इसको कहते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एकदम डेफिनेट है ये पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, इन पॉइंट्स को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है कि किसी विलयन को का वह गुणधर्म है ना, दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन, property of a solution which depends upon number of particles of components है ना, यानी कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनको क्या कहते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। किस पर निर्भर करते हैं, ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। देखिए किसी भी विलयन में वैसे गुणधर्म जो उनके विलयन के घटकों, दो घटक होते हैं विलयन में, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट, इनके अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। इनको क्या कहते हैं हम लोग, इनको हम लोग कहते हैं अणु संख्या गुणधर्म, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अणु संख्या गुणधर्म में 4 पढ़ने वाले हैं ना, और उनको हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं कि 4 कौन कौन से अणु संख्या गुणधर्म हम लोग समझेंगे। देखिए अणु संख्या गुणधर्म जो है ना, इसको सहजात गुणधर्म भी कहता है। क्या कहता है, सहजात गुणधर्म। तो अगर एग्जाम में सहजात गुणधर्म पूछ दिया तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही होता है, सहजात गुणधर्म। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आप भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा ज़रूर। ओके, एक बार इरेज करते हैं और फिर से हम लोग एक एक करके 4 अणुसंख्यक गुणधर्मों को हमें पढ़ना है। तो पहला अणुसंख्यक गुणधर्म है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है ना। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, देखिए जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे ना, तो हम लोग नॉन वोलेटाइल के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं, नॉन वोलेटाइल, याद रखिएगा। जो वोलेटाइल नहीं है, नॉन वोलेटाइल के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये अभी हमने वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या पढ़ा, तो P0 माइनस PS अपॉन P0 विल बी इक्वल टू N अपॉन N प्लस N। अब देखिए यहाँ क्या रहा क्वेश्चन आपका कि तनु विलयन के लिए क्या होगा। तो तनु विलयन के लिए हमें मालूम है सॉल्वेंट जो है ना, विलायक, उसकी जो अणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, किससे, विलय के अणुओं की संख्या से, यानी n जो है वो फार ग्रेटर देन किससे होगा, n से, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास क्या होगा, P0 माइनस PS अपॉन P0 विल बी इक्वल टू n। और देखिए ये जो वैल्यू है ना, n जो है बहुत बड़ा है n से, तो n प्लस n ना लगभग किसके बराबर होगा, ये लगभग बराबर होगा कैपिटल N के, है ना, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। यानी हमारे पास अगर इन दोनों को रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैपिटल N। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, n बराबर होता है W1 अपॉन M1, और कैपिटल N बराबर क्या होता है, W2 बटा M2। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट्स हम लोग लगाएंगे, ये हो जाएगा W1 अपॉन M1 और W2 अपॉन M2। तो इसलिए हमारे पास नया फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास, M2 ऊपर चला जाएगा फ्लिप करके, M2 इंटू W1 अपॉन, और M1 नीचे चलाएगा, M1 इंटू W2। तो इस तरीके से हमारे पास नया इक्वेशन बन गया, P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू M2 अपॉन इंटू W1 अपॉन M1 इंटू W2। याद रखिए यहाँ से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। 3 नंबर और 5 नंबर के यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है आपसे, ठीक है।
ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इससे हमको अपना आंसर क्या मिल गया, सांद्रण के समानुपाती होते हैं, यानी सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग समझने से पहले बोर्ड को क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। देखिए ये जो प्रॉपर्टीज मैं बता रहा हूँ इनको आप अपने कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबको मैं बता रहा हूँ कि कौन कहाँ से है। डब्ल्यू क्या है, ये गिवन मास है, और M1 क्या है, M1 है आपका मोलर मास। मोलर मास कहाँ से निकलता है, फॉर्मूला मास से निकलता है, मोलर मास। जैसे मान लीजिए आपके पास है 2 ग्राम CO2, ठीक है, तो 2 ग्राम CO2 है, तो ये जो 2 ग्राम दे रखा है ये आपका हो गया W, और CO2 क्या हो गया, हम ये CO2 का M1 निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे निकलेगा M, तो ये निकलेगा कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, और क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास 2 है तो 2 से गुणा करेंगे, 12 प्लस 16 दूना 32 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 44, और ये आ गया हमारे पास मोलर मास। मोलर मास का जो यूनिट होता है ना ये होता है ग्राम प्रति मोल, ठीक है, यानी कि आ गया हमारे पास 44 ग्राम प्रति मोल। अब इसी का इस्तेमाल करके, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड दैट दिस पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। सो सेकंड नंबर पे आएगा क्वथनांक का उन्नयन। सेकंड नंबर पे क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन है ना, इसको कहते हैं इंग्लिश में एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, है ना। बॉइलिंग पॉइंट में क्या एलिवेशन हो रहा है, क्या इंक्रीज हो रहा है। तो ये कह रहा है कि किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर संतृप्त वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, यानी कि जो संतृप्त वाष्प दाब है वो किसके वाष्प दाब के बराबर हो जाए, वाष्प दाब ये हो जाता है वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर, यानी कि एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्वथनांक कहते हैं। अब क्वथनांक में उन्नयन क्या कहता है कि क्योंकि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलाय के क्वथनांक से अधिक होता है। विलयन का क्वथनांक क्या होता है, विलयन का क्वथनांक है ना, ये क्या होता है, शुद्ध विलाय के क्वथनांक से अधिक होता है। क्यों होता है मैं अभी जरा समझाता हूँ। शुद्ध विलाय के क्वथनांक से अधिक होता है ना। अब कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है 1 लीटर, है ना, 1 लीटर वाटर है ना, और 1 लीटर वाटर को हम लोग अगर हीट करते हैं तो ये बहुत ही जल्द क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका क्वथनांक क्या है, कम है ना। और इसमें हम लोग क्या करते हैं और कुछ ऐड कर देते हैं एक्सटर्नल सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए शुगर ही ऐड कर देते हैं, है ना। तो शुगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका क्वथनांक, इसको और हीट करने में टाइम लगेगा। दोनों को अगर वेपर में हमें कन्वर्ट करना हो, किस में कन्वर्ट करना हो, वेपर में, दोनों को कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले शुगर को हम लोग हीट करेंगे ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। और फिर लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद से फिर से वो एक्स्ट्रा टेम्परेचर लेगा ताकि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, यानी इट विल ऐड मोर टेम्परेचर, यानी कि ये क्या करेगा, और टेम्परेचर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी कि विलयन का क्वथनांक क्या होता है, शुद्ध विलायक के क्वथनांक से एब्सोल्युटली मोर देन होता है ना, अधिक होता है। तो अब कह रहा है कि यानी क्वथनांक का उन्नयन, यानी कि क्या हो जाती है, इसमें वृद्धि हो जाती है अगर क्वथनांक में क्या मिला दिया जाए, किसी नॉन वोलेटाइल अगर सब्सटेंस को ऐड कर देते हैं तो क्वथनांक में क्या हो जाती है, इंक्रीमेंट हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि मान लेते हैं हम लोग कि हमारे पास क्या है, T0 जो है शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, है ना, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, विलायक का क्वथनांक, ठीक है। फिर कह रहा है टी विलयन का क्वथनांक है, टी क्या है, पूरे विलयन का क्वथनांक है ना, विलयन का क्वथनांक। तो एलिवेशन कितना होगा, तो एलिवेशन यानी उन्नयन, उन्नयन यहाँ निकाल लेते हैं। उन्नयन हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी बी, और डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा टी माइनस T0 के, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, डेल्टा टी बी किसके आ जाएगा, टी माइनस T0। अब हम लोग समझते हैं कि राउल्ट ने जो अपना नियम बताया था उस नियम के अनुसार ये जो लॉ है ये किस तरीके से मिक्सड अप होगा और क्या नए इक्वेशंस फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी क्वथनांक में उन्नयन विलय की मोललता पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है,
विलेय की मोललता पर, यानी कि जो डेल्टा टी भी आया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोललता, यानी मोललता को हम लोग किससे सूचित करते हैं, स्मॉल एम से सूचित करते हैं। ठीक है, ये मोललता के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इसमें इक्वेशन कैसे बन सकता है। तो डेल्टा टी बी जो है ये बराबर हो जाएगा एम इंटू प्रोपोर्शनलिटी, यानी समानुपातिक चिन्ह को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, यानी के बी आ जाएगा। ठीक है, के बी यहाँ पे क्या है, के बी यहाँ पे है क्वथनांक नियतांक। क्या है, इसको कहते हैं क्वथनांक नियतांक। हमेशा याद रखिए इस तरीके के कॉन्स्टेंट्स जो आते हैं इनका वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा, या फिर हमारे पास 3 वेरिएबल्स बन रहे हैं 1, 2 और 3, इनमें से कोई 2 दिया रहेगा तो तीसरा हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप लोग अपने माइंड में रखिए। इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और इसमें से और डेरिवेशंस करेंगे और नए इक्वेशंस ड्रॉ आउट करेंगे, है ना। चलिए, तो हमारे पास क्या है इक्वेशन, टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। ठीक है, इसको हम लोग रिमाइंड करते हैं और नेक्स्ट लिखते हैं, टी बी इक्वल टू डेल्टा टी बी इक्वल टू आया के बी इंटू एम। ठीक है, अब यहाँ पे मोललता को हम लोग समझेंगे, यानी एम यानी मोलालिटी, है ना। मोलालिटी क्या कहता है, तो मोलालिटी कहता है कि 1 किलोग्राम विलायक में 1 केजी सॉल्वेंट में 1 केजी सॉल्वेंट में विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या कहते हैं हम लोग, मोलालिटी कहते हैं। यानी इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, मोलालिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास। मास यानी इसको हम लोग लिखेंगे m, और यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा याद रखिए केजी में रहेगा। ठीक है, अगर ये मान लीजिए ग्राम में दिया रहे तो ये हो जाएगा फॉर्मूला हमारा n अपॉन m, और इसको 1000 से भाग देंगे ताकि ये केजी में कन्वर्ट हो जाए, तो n, और ये 1000 ऊपर जाएगा तो इंटू 1000 अपॉन m। ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास। चलिए, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बना है इसी फॉर्मूला को हम लोग इसमें रिप्लेसमेंट करेंगे, तो यानी डेल्टा टी बी हमारे पास क्या आ जाएगा, के बी इंटू एन इंटू 1000, और बट्टा में क्या हो जाएगा, ये m यानी मास, है ना, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, नया फॉर्मूला हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग ज़रा समझते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि ये जो n है ये क्या है, मोलों की संख्या, n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, है ना। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे, एक और फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कहता है कि उसका दिया हुआ द्रव्यमान, यानी कि गिवन मास। तो गिवन मास मान लेते हैं हम लोग, हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा एक और एजम्पशन करते हैं, यानी कि मान लेते हैं, माना कि a ग्राम क्या है, a ग्राम हमारे पास विलेय है ना, और b ग्राम क्या है, विलायक है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। तो a ग्राम विलेय है और b ग्राम विलायक है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये n इंटू 1000, और विलायक कितना माना हमने, b ग्राम, यानी यहाँ b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स का हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास, और गिवन मास हमारे पास a हो गया, और मोलर मास को हम लोग कैपिटल M मान लेते हैं, कैपिटल M2। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा, फिर से n के जगह पे रखेंगे a अपॉन M2 हमारे पास नीचे, और इंटू b, और ये हो जाएगा इंटू 1000। ये हमारे पास क्या निकल गया, ये हमारे पास निकल गया क्या, ये हमारे पास निकला डेल्टा टी बी, यानी क्वथनांक में उन्नयन, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और ये किसकी मदद से हमने निकाला, ये हमने निकाला मोलालिटी की मदद से, मोललता की मदद से, इसको हिंदी में कहते हैं मोललता। ठीक है, समझ में आया। चलिए, नेक्स्ट हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझते हैं। ये फॉर्मूला हमारा जो है ना फाइनल फॉर्मूला है। ए क्या है यहाँ पे, ए हमारे पास विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, और M2 क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, और B क्या है, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास क्या निकला, इस तरीके से हमारे पास के बी निकला। ठीक है, यहाँ पे के बी छूट गया था, के बी भी डाल देते हैं, ये हमारा पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तीसरा हमारे पास अणुसंख्या गुणधर्म है, और जिसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं हिमांक का अवनमन।
हिमांक का अवनमन, है ना। अभी ज़रा लॉजिक लगाइएगा, लॉजिक से ही इसको हम लोग समझ सकते हैं। यानी डिप्रेशन, इसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसको हम लोग लॉजिकली समझेंगे कि ये क्या कहता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट में क्या, डिक्रीजिंग, कमी। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है। एक कंटेनर में हमारे पास ये 2 लीटर हमारे पास सॉल्यूशन है। इसमें हमारे पास विलेय कितना है, इसमें हमारे पास नॉन वोलेटाइल, जब भी हम लोग बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तो नॉन वोलेटाइल, मान लीजिए हमारे पास 500 ग्राम है, ठीक है। ये ऑलरेडी ठोस है, क्या है, सॉलिड है। इसको हमने ऐड किया किसमें, 2 लीटर सॉल्यूशन में। अभी इसको हमें फ्रीज करना है तो हमें लो टेम्परेचर लेके, देखिए इसके लिए तो कोई टेम्परेचर हमें लो करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें बस इसको कम करना है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम लोग किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं किसी सॉल्यूशन में, तो उसके हिमांक में क्या होती है, कमी होती है। और वो कमी कितनी होती है, इसको हम लोग समझते हैं। तो राउल्ट का नियम कहता है कि किसी विलायक में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा जाए तो हिमांक में अवनमन उसकी मोललता के समानुपाती होता है। यानी कि हिमांक को अगर हम लोग मान लेते हैं एफ, ठीक है, फ्रीजिंग, और हिमांक में ज़रा हम लोग समझते हैं। तो हिमांक यहाँ पे लिखते हैं, हिमांक को हम लोग मान लिया कितना, टी एफ, ठीक है। ये क्या होता है, टी एफ समानुपाती होता है सीधे सीधे किसके, एम के, यानी मोललता के समानुपाती होता है। तो टी एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, टी एफ विल बी इक्वल टू, यहाँ पे एक नियतांक आ जाता है के एफ इंटू एम। अब हम लोग एम मोललता का अभी हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, तो टी एफ इक्वल टू हो जाएगा ये इक्वल टू के एफ इंटू, ये आया था हमारे पास पिछले स्लाइड में, इसका फॉर्मूला हमने निकाला था बी इंटू 1000 अपॉन ए इंटू M2, ठीक है। और M2 क्या है हमारे पास, M2 है हमारे पास मोलर मास, ठीक है। इसको एक बार और स्पेसिफाई करते हैं, B क्या है, B क्या है, B है हमारे पास विलेय का द्रव्यमान, ठीक है। विलेय का द्रव्यमान, जो ऊपर रहता है उसको विलेय का द्रव्यमान कहते हैं। और नीचे A क्या है, तो A हमारे पास है विलायक का द्रव्यमान, याद रखना है इसको। और ये किस में, क्योंकि यहाँ 1000 लगा हुआ है इसलिए ये सभी क्या है, ये दोनों ग्राम में है, ठीक है। समझ में आपको ये फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसमें देखिए क्या क्या दे रखा है, इसकी मदद से हम लोग ए भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास ये दोनों दिया हो और के एफ दिया हो, टी एफ दिया हो तो, ठीक है। और इससे मैनी न्यूमेरिकल्स हैव बीन आस्क्ड अर्लियर, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पीछे पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी चांसेस हैं कि इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारा पारस्परिक दाब, है ना। इसको कहते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। पहले हम लोग समझेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, समझने से पहले हम लोग क्या समझेंगे, पहले हम लोग समझेंगे परासरण यानी कि ऑस्मोसिस, ठीक है। परासरण ये क्या होता है, परासरण कहता है कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 कंटेनर्स हैं और दोनों कंटेनर्स जो हैं ये इस तरीके से कुछ कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और यहाँ पे ये दूसरा कंटेनर है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है, इधर लगा दिया हमने क्या, SPM, SPM मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो ये कहता है कि किसी तनु विलयन का विलायक, किसी भी, ये मान लीजिए हमारे पास तनु विलयन है, क्या ये तनु विलयन है, यानी कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, और इसका विलायक जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर के किधर आ जाता है, ये दूसरे हिस्से में यानी कि सांद्र विलयन में आ जाता है। ये तनु है और इधर क्या है, कंसंट्रेटेड है, तो कंसंट्रेटेड वाले पार्ट में चला आता है इधर का, और किसके थ्रू होकर के, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, परासरण कहते हैं। अब परासरण दाब क्या होता है, चलिए परासरण दाब कहते हैं कि इस प्रवेश को अगर हम लोग रोकना चाहें, यानी कि टू प्रिवेंट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, यानी कि ऑस्मोसिस यानी परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, परासरण दाब कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं इससे रिलेटेड कंसेप्ट को, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड हम लोग थ्योरी को समझते हैं, है ना। तो ये कहता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, राउल्ट के नियम के अनुसार से
जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के सीधा समानुपाती होता है। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर हम लोग P मान लेते हैं तो ये किसके समानुपाती होगा, T को। किसके समानुपाती होगा, ये स्थिर ताप पर पार्श्विक दाब विलयन के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। अगर देखिए, अगर टेम्परेचर मान लेते हैं हमारे पास क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, तो परासरण दाब किसके समानुपाती होगा, टेम्परेचर के समानुपाती होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो प्रेशर जो है यानी परासरण दाब किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखिए, अगर आयतन नियत है तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब ये टेम्परेचर के सीधा समानुपाती होता है। अगर टेम्परेचर नियत है तो ये वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी अगर हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, है ना, हमारे पास एक नया इक्वेशन बनता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन V। अगर इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी यानी कि इसको हटाते हैं तो हमारे पास एक नियतांक आएगा और उस नियतांक को हम लोग कहते हैं R इंटू T अपॉन V। और R क्या है, R हमारे पास एक नियतांक है। R क्या है, यहाँ लिखता हूँ मैं R, इसको गैसीय नियतांक भी कई बार कहते हैं, ये गैसीय नियतांक होता है, ठीक है। और R की वैल्यू होती है 0.0821, ये वाला वैल्यू होता है, ठीक है। इसको हमेशा याद रखिए, 0.0821 R का वैल्यू, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास PV इक्वल टू RT। मान लीजिए हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मालूम है ना, विलेय के मोलों की संख्या मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मालूम है हमें, तो हमारे पास फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है, PV इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास nRT। यहाँ से रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमेशा याद रखिए, ये जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इसको अपने कॉपी में भी नोट डाउन करते रहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी हमने पूरे 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कवर किया और चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, राउल्ट के नियम के अनुसार TB इक्वल टू KB इंटू A इंटू 1000 अपॉन B इंटू M, जहाँ KB क्या है, तो KB अभी हमने समझा क्या, KB क्या है, जल्दी बता दीजिए KB क्या है। KB जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट नियतांक है। और बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं क्वेश्चन की, चूंकि शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन का वाष्प दाब कम होता है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि विलयन का वाष्प दाब जो है शुद्ध विलायक से कम होता है, तो इसलिए दाब कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन की विलयन जो दाब है वो विलयन शुद्ध विलायक के क्वथनांक बिंदु के नीचे ही रहता है, और फिर कह रहा है कि विलयन शुद्ध विलायक के क्वथनांक बिंदु के ऊपर ही रहता है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, विलयन का जो दाब है शुद्ध विलायक के क्वथनांक बिंदु के ऊपर ही उबलेगा, है ना, उसका क्वथनांक क्या होगा, वो अधिक होगा, एलिवेशन होगा। अभी हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन यानी कि क्या होगा, अधिक हो जाएगा, अधिक यानी ऊपर वाले बिंदु पर ही उबलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 नंबर, सभी पदार्थों के हिमांक तथा क्वथनांक बिंदु निश्चित होते हैं। हिमांक शुद्ध पदार्थ कह रहा है, चलिए स्पेसिफाई हो गया क्या है, शुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ के लिए ऑब्वियस सी बात है कि जो हिमांक और क्वथनांक बिंदु हैं क्या वो निश्चित होते हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर अस। नाउ कह रहा है 13th नंबर क्वेश्चन की हिमांक का अवनमन स्थिरांक, हिमांक का अवनमन स्थिरांक यानी कि KF, तो KF के बारे में कह रहा है, KF होता क्या है, तो कह रहा है कि सभी विलयों के लिए स्थिर, विलायकों के लिए स्थिर होता है, विभिन्न विलायकों के लिए विभिन्न विभिन्न होता है। तो इसको ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसमें इसमें कह रहा है कि हिमांक का अवनमन यानी कि हिमांक यानी KF, तो KF का अवनमन क्या होता है, तो ये सभी विलायकों के लिए स्थिर होता है, क्योंकि ये क्या है, एक स्थिरांक है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली बात है कि सभी विलायकों के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर 14th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिमांक के अवनमन की विधि का उपयोग किस प्रकार के पदार्थों के अणुभार निर्धारण में किया जाता है, तो किस प्रकार के अणुभार के लिए निर्धारण में, तो मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि ये नॉन वोलेटाइल के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे सॉल्यूट्स जो अवाष्पशील है,
सील, है ना, उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी वाष्पशील द्रव के अणुभार का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो वाष्पशील अणुभार का निर्धारण हमेशा याद रखिएगा विक्टर मेयर विधि से करते हैं। विक्टर मेयर विधि जो है इसको हम लोग सेपरेट वीडियो में समझेंगे और ये कैसे फंक्शन करता है वाष्पशील के लिए। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि जितने भी हम लोग अणुभार का निर्धारण करते हैं वो किसके लिए करते हैं, नॉन वोलेटाइल के लिए, अवाष्पशील के लिए, ठीक है। और ये कह रहा है कि वाष्पशील के लिए क्या होगा, तो वाष्पशील के लिए विक्टर मेयर उपयोग होगा। तो विक्टर मेयर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिमांक में अवनमन तथा क्वथनांक में उन्नयन पर आधारित अणुभार निर्धारण की विधियाँ जो हैं यानी मेथड्स जो हैं वो इस प्रकार के पदार्थों के लिए उपयोग किए जाते हैं। किस प्रकार के पदार्थों के लिए, तो जो अवाष्पशील और विद्युत अविच्छेद होते हैं उनके लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, हिमांक के अवनमन विधि द्वारा अणुभार निकालने की विधि कौन कौन अणुभार निकालने की विधि को क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं हम लोग क्रायोस्कोपिक। क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। घोलक की अपेक्षा घोल के हिमांक का मान क्या होता है। घोलक किसको कहते हैं, यानी इसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट। आगे ये घोलक, ये सॉल्वेंट है ना। और घोल किसको कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, है ना, सॉरी सॉल्यूशन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, घोल मतलब सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का हिमांक अधिक होता है या घोलक का हिमांक अधिक होता है। तो इसमें क्या होता है कि कह रहा है कि घोलक की अपेक्षा घोल के हिमांक का मान ज़्यादा होता है, सॉरी कम होता है। क्या होता है, कम होता है। अभी मैंने बताया, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 लीटर क्या हो, वाटर हो, और इसमें क्या ऐड किया हमने, शुगर ऐड किया। कितना, इसमें शुगर ऐड किया 2 ग्राम, है ना। तो जो 2 ग्राम शुगर ऐड करने के बाद से ये जो है ऑलरेडी सॉलिड स्टेट में है ना, इसको अगर हमें फ्रीज करना है तो ये जल्दी ही फ्रीज हो जाएगा। यानी कि 2 लीटर से पहले ही हमारे ये क्या है, ये 2 ग्राम, क्योंकि ये बाइंड कर लेगा, क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा पार्टिकल्स को। तो इसलिए इसका फ्रीजिंग जो है कम होता है। चलिए अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन कि मोलरता, यानी मोलरता इसकी फाइंड आउट करनी है, मोलरता निकालनी है। तो मोलरता निकालने के लिए मैं पहले मोलरता को समझना जरूरी है ना। मोलरता होता क्या है, तो मोलरता कहला है मोलरिटी। कह रहा है कि किसी विलियन में, किसी विलियन में, और विलियन का जो वॉल्यूम है किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, ठीक है। किसी विलियन में और उसका आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो 1 लीटर विलियन में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, मोलरता कहते हैं। तो इसको अगर हम लोग समझें तो ये हो जाएगा हमारे पास मोलों की संख्या n, है ना। और ये हमारे पास, अगर ये मान लीजिए मिलीलीटर में फॉर्मूला हो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा v, और ऊपर 1000 से हम लोग गुणा कर देंगे, ठीक है। ये याद रखिए, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है कि 16 ग्राम BaCl2 को घोलने पर विलयन का आयतन 450 ml हो जाता है। तो इसकी मोलरता क्या होगी, तो इसकी मोलरता हमारे पास क्या होगी 0.769 अपॉन, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 16 ग्राम हमारे पास ये क्या है, गिवन मास है। और BaCl2 का मोलर मास क्या होता है, तो m बराबर होता है Ba का, बेरियम का हो जाता है हमारे पास कितना 137.33, और प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, क्योंकि हमारे पास क्लोरीन कितना है, क्लोरीन हमारे पास कितना 2, तो इसलिए 2 से गुणा करेंगे। ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 208.33, ठीक है। और अगर हम लोग टोटल कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आएगा 0.769 अपॉन 450। ये हमारे पास क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है ml में, ठीक है। चलिए तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 50 ग्राम C2H5OH और 50 ग्राम जल के परस्पर मिश्रण से बने विलयन में जल का मोल प्रभाज क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कह रहा है, 50 ग्राम क्या है, 50 ग्राम है हमारे पास क्या C2H5OH, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होगा, इसके मोलों की संख्या यानी n निकालनी होगी। तो n बराबर क्या हो जाएगा 50 ग्राम, यानी जितना दिया हुआ है उसको ऊपर और मोलर द्रव्यमान को नीचे। तो कार्बन का क्या होता है, एक कार्बन का 12 होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 से गुणा करेंगे, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है और 5 है तो 5 से गुणा करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का फिर से 1 ऑक्सीजन का 16 होता है तो प्लस 16, और 1 हाइड्रोजन फिर से है तो 1 प्लस कर देंगे। सबको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 50/12 दूना 24,
और 24 और 5 27 और 27 और 7 27 और 7 34 10 44, ये हो जाएगा 50/44। फिर निकालते हैं हम लोग किसका, कैपिटल एन निकालते हैं हम लोग किसका, 50 ग्राम जल में घुला हुआ है ना, तो 50 बटा जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम लोग निकालें, कह रहा है कि विलियन में जल का मोल प्रभाव क्या होगा, तो यानी कि जल का मोल प्रभाव निकालना, यानी XH2O है ना, तो XH2O कह रहा है कि ये इसके अणुओं की संख्या को, मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे अपॉन 50/44 और प्लस 50/18। इस तरीके से अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.78 और अपॉन ये हो जाएगा 1.09 प्लस 2.78, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका मोल फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 5% यूरिया के जलीय विलयन का पार्श्विक दाब क्या होगा। तो पार्श्विक दाब का अभी हमने फॉर्मूला बताया, और फार्मूला को अप्लाई करने के बाद से ये हमारा क्या होगा, ये वैल्यू हम पुट करने के बाद से हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आएगा। ठीक है, पार्श्विक दाब का हमने क्या फॉर्मूला निकाला था, पार्श्विक दाब का हमने फॉर्मूला निकाला था, जो पी होता है वो मोललता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टी कह रहे हैं हमारे पास कांस्टेंट रहे तो ये 1/v के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमारे पास क्या रहे, v अगर कांस्टेंट रहे तो हमारे पास क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के। दोनों को मिलाया था, हमारे पास आया था PV = nRT। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। कह रहा है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या, यानी कि ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं सामान्यता, नॉर्मलिटी कहते हैं इंग्लिश में। इसको क्या कहते हैं, नॉर्मलिटी। क्या कहते हैं इसे, नॉर्मलिटी कहते हैं। हमेशा याद रखिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम समतुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, सामान्यता कहते हैं। चलिए इसकी नॉर्मलिटी की मैं डेफिनेशन समझा देता हूँ आपको। नॉर्मलिटी जैसे हिंदी में लिख रखा है, यही डेफिनेशन इनफ है हिंदी मीडियम वालों के लिए, और इंग्लिश मीडियम में इसको क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ solute present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग कहेंगे सामान्यता यानी नॉर्मलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। और 23rd हमारा क्वेश्चन है कि विलयन में विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। लीटर में विलयन दिया है, यानी कि वॉल्यूम क्या दे रखा है, लीटर में, और कह रहा है कि विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो ये हमारा 23rd नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसके पहले जितने भी क्वेश्चन बताए हैं सबका जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उनको भी नोट डाउन कीजिए। कह रहा है कि ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग मोलरता यानी मोलरिटी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, मोलरिटी कहते हैं। मोलरिटी का पहचान क्या है कि लीटर वॉल्यूम जो है लीटर में होना चाहिए किसका, सॉल्यूशन का, और उसमें मास जो है किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। अभी हमने फॉर्मूला क्या निकाला था इसका, तो फॉर्मूला निकाला था हमने क्या, मोलरिटी कैपिटल M = N/V, और V लीटर में होना चाहिए। अगर मिली लीटर में मान लीजिए दे रखा है तो 1000 से ऊपर गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24th नंबर कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 18 ग्राम प्रति लीटर वाले ग्लूकोज विलयन का पार्श्विक दाब दे रखा है 2.46 वायुमंडल। ग्लूकोज का अणुभार निकाले, तो अणुभार निकालना है। चलिए ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन एकदम बिल्कुल भी इजी है आपके लिए। अभी मैंने जैसे पार्श्विक दाब का फॉर्मूला बताया था, क्या था, PV = nRT। अगर हम लोग इसमें ये अणुभार वाले फॉर्मूला को डालें, N = हमारे पास क्या होता है, N = होता है W2/M2। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और W2 क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। इस फॉर्मूला को हमारे पास पुट करें तो ये हो जाएगा PV = W2/M2 × RT। और इस फॉर्मूला को अगर हम लोग यूज करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, यानी 180 हमारे पास अणु। अगर ऐसे भी अगर सॉल्व करें नॉर्मली C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का अगर हम लोग निकालें तो 6 से 12 × 6 प्लस 12 × 1 प्लस 16 × 6, ये हो जाएगा 16 × 6 = 96 प्लस 12 एकम 12 प्लस ये हो जाएगा 12 × 6 = 72। सबको जोड़े तो 2 2 4 6 10 के 0, 9 1 10 10 7 17 और 1 18, ये आ जाएगा 180। ये हमारा राइट